हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कैन गुरु जेई पर। तो आज हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक देखेंगे, क्योंकि जो भी हम लोग इफेक्ट पढ़ते हैं उसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम लोग रेजोनेंस भी बोलते थे, रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते थे। ठीक है, तो देखो जितने भी तुम लोग इफेक्ट पढ़ते हो कहीं ना कहीं तुम्हारे इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए पढ़ते हो। तो हम लोग जितने भी इंटरमीडिएट है, कार्बन आयन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया और कार्बोकेटायन हो गया, उनको स्टेबल करने के लिए हम हर इफेक्ट को पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये इफेक्ट भी कहीं ना कहीं आपके इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए आया है। ठीक है, उससे पहले हम लोग दो छोटे टॉपिक और देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे से बस नाम और उसका थोड़ा सा काम। ठीक है, पहला है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, जिसको कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, जिसको कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन। देखो जब मैंने कल मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक पार्ट लिखवाया था। याद करो मैंने क्या लिखवाया था कि लोन पेयर ड्यू टू प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन प्लस एम ड्यू टू इंटरनल कॉन्जुगेशन। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक ये वाला एग्जांपल कराया था। ठीक है, ये करवाया था मैंने। देखो ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये जो लोन पेयर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रेजोनेंस कर रहा होगा और यहाँ पर भी रेजोनेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो जब लोन पेयर जब किसी एटम का लोन पेयर एक ही वक्त पर लगातार कॉन्जुगेशन कर रहा हो, जब किसी एटम का लोन पेयर एक ही समय पर लगातार कॉन्जुगेशन कर रहा हो तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है आपका। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ मैंने इसको रख रखा है। ध्यान से देखना, क्या ये प्लस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है? ध्यान से देखो, प्लस सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस जो रेजोनेंस हो रहा है वो एक ही दिशा में हो रहा है और लगातार हो रहा है। एक ही दिशा में हो रहा है और लगातार हो रहा है। ठीक है, एक्सटेंडेड का मतलब समझ में आ गया कि एक ही दिशा में हो रहा हो और लगातार हो रहा हो, कॉन्टिन्यूअस हो रहा हो, कहीं रुक ना रहा हो। जैसे नदी फ्लो करती है तो लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कभी ऐसे कर रही हो फिर अचानक से ऐसे मुड़ जाती हो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो। उसी प्रकार जो रेजोनेंस होगा वो एक ही डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रहा हो, एक ही डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअसली कॉन्जुगेट हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन। ठीक है, जो लगातार हो रहा हो, जो लगातार कॉन्जुगेट कर रहा हो, जो लगातार कॉन्जुगेट कर रहा हो। ठीक है, जो लगातार कॉन्जुगेट कर रहा हो। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये रहा। ठीक है, एक और बता देता हूँ, ध्यान से देखना। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ध्यान से देखना, प्लस सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो ध्यान से देख रहे हो कि एक बार कॉन्जुगेशन स्टार्ट हुआ तो लगातार चलता ही चला जा रहा है, लगातार एक फ्लो में, एक नदी की तरह एक फ्लो में चलता ही चला जा रहा है रेजोनेंस, कहीं बीच में रुक नहीं रहा है। तो इस प्रकार के रेजोनेंस को बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस, जो कॉन्टिन्यूअसली हो रहा हो, लगातार हो रहा हो। ठीक है, अब इसकी बात करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो लोन पेयर एक ही समय पर यहाँ रेजोनेंस करेगा, या तो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर 1 के साथ कॉन्जुगेट कर रहा होगा या 2 के साथ कर रहा होगा, यानी कि इस कार्बन के साथ कर रहा होगा। जब किसी एटम का लोन पेयर एक ही समय पर रेजोनेंस करे तो उसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, उसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, दूसरा क्या है तुम्हारा? क्रॉस कॉन्जुगेशन। दूसरा है तुम्हारा क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, ऐसा कॉन्जुगेशन जो एक ही साइड पर एक ही समय पर हो रहा हो। ठीक है, वन साइड ऑफ कॉन्जुगेशन, वन साइड ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन एट वन टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये जो प्लस है या तो इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेट कर रहा होगा
या इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। या तो एक समय पे वो यहाँ से शुरू कर सकता है या यहाँ से शुरू कर सकता है, लगातार नहीं हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है, एक साइड पर एक वक्त पर एक ही समय पर एक के साथ ही कॉन्जुगेट करे, उस प्रकार के कॉन्जुगेशन को बोलते हैं, उस प्रकार के कॉन्जुगेशन को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है, जो एक ही समय पर हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज कर रहा हूँ, CH3 है और प्लस चार्ज है, ठीक है, ऐसे बना दो। ध्यान से देखना, ये जो प्लस चार्ज होगा या तो यहाँ कॉन्जुगेशन कर रहा होगा या यहाँ कॉन्जुगेशन कर रहा होगा, तो जो एक समय पर एक तरफ कॉन्जुगेशन हो रहा हो, वन साइड एट अ टाइम हो रहा हो, उस प्रकार के कॉन्जुगेशन को क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे कि एक्सटेंडेड क्या होता है और क्रॉस क्या होता है, ठीक है। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, जो कॉन्जुगेशन एक ही समय पर, जो कॉन्जुगेशन लगातार हो रहा हो, कॉन्टिन्यूस हो रहा हो, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कल एग्जांपल दिया था, आईपीएल वाला दिया था और पढ़ाई वाला दिया था कि एक समय पर या तो आप पढ़ाई कर पाएंगे या आईपीएल देख पाएंगे। उसी प्रकार ये प्लस या तो इधर कॉन्जुगेट कर पाएगा या इधर कॉन्जुगेट कर पाएगा। इसलिए अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की ज़्यादा होगी कॉन्जुगेशन से, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्रॉस कॉन्जुगेशन से, ठीक है। ये प्लीज़ नोट कीजिएगा, ठीक है, ये नोट कीजिएगा कि एक्सटेंडेड की ज़्यादा होती है क्रॉस कॉन्जुगेशन से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जितने भी आप इफेक्ट पढ़ते हैं वो सारे के सारे इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला डालिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन, ठीक है। यही तीन है पढ़ने में, यही तीन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना है। तो तीनों इंटरमीडिएट एक ही लाइन में खत्म होंगे कि आप चाहे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हो, चाहे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हो, चाहे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे रेजोनेंस से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे रेजोनेंस से, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रेजोनेंस करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बात ध्यान रहे कि आपको अगर स्टेबिलिटी पता करनी है कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल की, तो वो रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो पहला मेसोमेरिक इफेक्ट में आपने क्या पढ़ा कि आप कैसे स्टेबल कर सकते हैं, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के इफेक्ट से आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब मान लो कि आपके क्वेश्चन के अंदर रेजोनेंस भी लग रहा हो, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा हो और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा हो, तीनों के तीनों इफेक्ट आपके लग रहे हो, तो किस इफेक्ट को ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। आपको पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले रेजोनेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट होगा ये। फिर आएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर आएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अभी सबसे स्ट्रॉन्ग ये भी नहीं है, इसके बाद भी और आएंगे, एरोमेटिक आएगा, बैक बॉन्डिंग आएगी, पर अभी तक हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा, तो हम वहीं तक की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी आप जब पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे और बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो प्रायोरिटी में एडजस्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी में सबसे पहले आप रेजोनेंस को देखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में इंटरमीडिएट दे रखा है, उसको स्टेबल करने की बात आ रही है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज स्टेबल, एक में आप रेजोनेंस देख पा रहे हैं, एक में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, एक में इंडक्टिव लग रहा है, तो सबसे पहले रेजोनेंस को देखेंगे, क्योंकि रेजोनेंस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा और फिर इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो अपने इंटरमीडिएट को अगर आपको स्टेबल करना है तो आप रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतना ही ज़्यादा आपका इंटरमीडिएट स्टेबल होता रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ आप देखिएगा, क्या हम लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट में दो ग्रुप के बारे में पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। एक प्लस एम था, एक माइनस एम था, एक प्लस एम था, एक माइनस एम था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पहले कार्बोकैटायन के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पहले कार्बोकैटायन के बारे में, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कार्बोकैटायन है, ये क्या है आपका कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये आपका कार्बोकैटायन। ठीक है, क्या कार्बोकैटायन के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है? इसका मतलब है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन का भूखा है ना। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कौन सा ग्रुप लगाने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? प्लस एम लगाने से या माइनस एम लगाने से? अगर भाई किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो वही ग्रुप उसकी मदद कर पाएगा ना जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास खुद लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो आप प्लस एम के ग्रुप को लगा सकते हैं। ठीक है, आप प्लस एम के ग्रुप को लगाएंगे क्योंकि जो प्लस एम होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये मैंने आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट में बता दिया था, प्लस एम लगाओ या प्लस आई लगाओ। प्लस एम तब लगाओगे, देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन ये हो जाती है कि कब हम प्लस एम लगाएं और कब हम प्लस आई से जाएं, कब हम प्लस एम से जाएं, कब हम प्लस आई से जाएं। ध्यान से बात को सुनिएगा। अगर आपका ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने लोन पेयर को कॉन्जुगेशन की मदद से डोनेट कर रहा हो, अगर कोई एटम अपने लोन पेयर को रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर रहा हो, तब हम उस ग्रुप को प्लस एम ग्रुप की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, ध्यान से बात को सुनिएगा, बात को समझिएगा। ये आपका CH2 प्लस है और यहाँ मैंने लगा रखा है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये जो OCH3 है, ये जो OCH3 है, ये प्लस एन की तरह भी बिहेव करता है और ये माइनस आई ग्रुप भी है। जब मैंने आपको माइनस आई सीरीज पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि OH जो है वो माइनस आई की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो सर प्लस एम भी है, माइनस आई भी है, कौन सा लगाएंगे? तो ध्यान से देखो, क्या ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, क्या वो रेजोनेंस में जा रहे हैं? क्या वो रेजोनेंस में जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो OCH3 है वो अपने लोन पेयर को रेजोनेंस के थ्रू पहुंचा रहा है इस कार्बन के ऊपर, क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? जब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को पहुंचा रहा होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऑक्सीजन जब अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा तभी तो इस कार्बन का पेट भरेगा, है ना। अभी इस कार्बन का पेट खाली है क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन देगा कौन? ये वाला ग्रुप देगा। अब ये बात आई कि ये OCH3 जो है वो प्लस एम की तरह भी बिहेव करता है और माइनस आई की तरह भी बिहेव करता है। तो कब प्लस एम लगाएंगे, कब माइनस आई लगाएंगे? तो भाई जब ये अपने लोन पेयर को रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करेगा तो आप इसको प्लस एम की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा भी था कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। मोस्टली जो मैंने बताया था कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो आप इसको, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये प्लस एम इसका ज़्यादा पावरफुल होगा एज कम्पेयर टू माइनस आई। क्यों? क्योंकि प्लस एम डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो दो तरीके से आप समझ सकते हो कि अपने लोन पेयर को रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर रहा है तो प्लस एम लगेगा, या ये मान के ये भी कह सकते हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है। ठीक है, बस कुछ केसेस है जो मैंने आपको बताया था कि हेलोजेंस वगैरह हो गए, उनमें CH3 हो गए, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। ठीक है, पर मोस्टली केस में प्लस एम जो होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन जो होगा वो प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और माइनस एम ग्रुप लगाने के से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली कार्बन आयन की अगर आप बात करते हो, कार्बन आयन के पास इलेक्ट्रॉन है अच्छे खासे, वही चाहता है कि उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाए। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेंगे जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्लस एम प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। प्लस आई और माइनस आई कब लगाओगे? जब वो मेटा पोजीशन पे होगा। कोई ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे होता है, कोई ग्रुप कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे होता है, तब आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, वरना हमेशा आप मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे क्योंकि वो डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। बात ध्यान रहे। ठीक है,
तीसरा केस ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन आयन है ना, ये बहुत अलग प्रकार का इंटरमीडिएट होता है। कैसे कि जो फ्री रेडिकल है ना, जो फ्री रेडिकल है उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपको और इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री रेडिकल क्या कहता है, फ्री रेडिकल ये कहता है कि भाई तुम मेरे ऊपर चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा लो, मैं दोनों में ही खुश हूँ। क्यों? क्योंकि जो फ्री रेडिकल होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। फ्री रेडिकल जो और इलेक्ट्रॉन ये आपको दिखाई दे रहा है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। वो कौन से नेचर का है? पैरामैग्नेटिक नेचर का है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, वो बहुत ही अनस्टेबल है। ठीक है, तो वो ये चाहेगा कि या तो मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले या मुझे कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। वो दोनों में राजी है, वो दोनों में राजी है। तो फ्री रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से भी सेटिस्फाई है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से भी सेटिस्फाई है। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से भी सेटिस्फाई है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से भी सेटिस्फाई है। वो दोनों में ही खुश है। ठीक है, लेकिन अगर बेस्ट पॉसिबल आंसर हम लोग देखें कि सर अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जाएं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जाएं, तब इस केस में जो फ्री रेडिकल होगा वो प्लस एम से ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई होगा एज कम्पेयर टू माइनस एम वाले ग्रुप से। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि याद कीजिए फ्री रेडिकल जो होते हैं, फ्री रेडिकल के पास जो कार्बन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, कुछ ना कुछ ऐसा है ना, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा कि इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बात समझ में आ रही है आपको? ये चाहेगा कि कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल बी द बेस्ट ऑप्शन एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दोनों ही ग्रुप सेटिस्फाई करते हैं, का फ्री रेडिकल दोनों ही ग्रुप से स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएं बजाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो कार्बोकैटायन है वो प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कार्बन आयन माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और फ्री रेडिकल भी प्लस एम के डायरेक्टली और माइनस एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट मैं बार बार बता रहा हूँ, कब मेसोमेरिक सोचना है, कब इंडक्टिव सोचना है। इंडक्टिव इफेक्ट तभी लगेगा जब कोई ग्रुप आपके मेटा पोजिशन पर लग रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू कार्बन आयन, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन के। ठीक है, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन के रिस्पेक्ट में, ये बात ध्यान रहे। और हर केस में मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है। ठीक है, या आप ये भी कह दीजिए कि अगर कोई या तो ये बोल दीजिए कि अगर कोई एटम अपने लोन पेयर को या अपनी पाई बॉन्ड को, यानी कि अगर कोई एटम अपने लोन पेयर को रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर रहा हो या कोई एटम किसी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो थ्रू कॉन्जुगेशन, तब आप मेसोमेरिक इफेक्ट से जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इंडक्टिव इफेक्ट तब लगाएंगे जब वहाँ पे कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रहा होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाया जा रहा होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे बढ़ें, आगे की देखें। अगला इफेक्ट जो है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की जब एप्लीकेशन पढ़ी थी तब मैंने एलिफेटिक के बारे में बताया था। क्यों? क्योंकि एलिफेटिक में जब आप ग्रुप लगा रहे थे, जब एलिफेटिक में आप ग्रुप लगा रहे थे तो रेजोनेंस तो नहीं हो रहा था, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे। पर अब एरोमेटिक में क्या हो रहा होगा? कहीं ना कहीं रेजोनेंस हो रहा होगा। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है? बेंजीन वाले कंपाउंड ना, बेंजीन वाले कंपाउंड। ठीक है, जहाँ रेजोनेंस हो रहा हो, जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। ठीक है, बात समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये आपका बेंजोइक एसिड है, ये जब टूटता है, ठीक है, तो COO माइनस प्लस H प्लस यही बनता है। अगर मैं इसको HA बोल दूँ, मैं इसको अगर HA बोल दूँ तो ये A माइनस हो जाएगा और ये H प्लस हो जाएगा, है ना। मैंने इस एसिड को HA बोल दिया, एक वीक एसिड है, इसका ये अनायन बन रहा है टूट के, और एक बन रहा है आपका H प्लस बन रहा है। ठीक है, आप ध्यान सुनिएगा, अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, पुरानी कहानी चल रही है, इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी चल रही है। इसका अगर आप KA लिखते हैं,
इसका आप अगर के ए लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन ए माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन में एच ए, यही लिखेंगे, है ना। अब हमें अगर के होता क्या था, के होता था आपका, के क्या होता था, के होता था आयोनाइजेशनल कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी एसिड का ये कांस्टेंट होता था ना, के इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा ये एसिड का कांस्टेंट होता है। तो अगर आपकी के ए की वैल्यू बढ़ती है तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आपको के ए को बढ़ाना है तो आपको कहीं ना कहीं इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करना पड़ेगा। अगर आपको के एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं आपको के ए की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको के ए की वैल्यू बढ़ानी है तो आपको कहीं ना कहीं इसको स्टेबल करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करना पड़ेगा। तो इसको स्टेबल करने के क्या क्या तरीके हैं, ध्यान से देखना। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाए तो सबसे पहले आप जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, सबसे पहले आप जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कॉन्जुगेट बेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। आप ये देखेंगे क्या ये कॉन्जुगेट बेस जो है वो किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट, या इसको हम बोलते हैं SIR इफेक्ट, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। तीसरा है अगर आपको कॉन्जुगेट बेस में आप लोग को अनायन दिखाई दे रहा है, इस अनायन को स्टेबलाइज करने का क्या तरीका था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से ये स्टेबल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से स्टेबल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ये देखना है कि ये H बॉन्डिंग तो नहीं दिखा रहा कॉन्जुगेट बेस के साथ। अगर ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे OH रख दिया, तो ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा, ठीक है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और तो इफेक्ट क्या है, SIR इफेक्ट क्या है मैं बताऊंगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि आपको इस अनायन को स्टेबल करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की और फिनॉल की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले देखेंगे, फिर ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जाएंगे। ये बात समझ में आ गई है। अब हम लोग थोड़े सवाल करते हैं और देखते हैं। सवाल करने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ ये ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ऑर्थो इफेक्ट बता देता हूँ, ये ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये प्लीज नोट कर लीजिएगा कि आपको इसको स्टेबल करना है, ये स्टेबल होगा तभी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और आप लोगों ने ये चीज भी पढ़ी होगी कि जो Ka होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के, है ना। ये आप लोगों ने देखा होगा, क्यों, क्योंकि जो pKa होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, है ना। ये आपने आयनिक पीरियड में पढ़ा होगा। तो अगर कभी आपसे pKa का ऑर्डर पूछा जाए, तो पहले आप Ka का ऑर्डर निकालिएगा, फिर उसको उल्टा कर देना, तो आपको pKa का ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं पहले आपको ऑर्थो इफेक्ट बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट, और इसको बोलते हैं SIR इफेक्ट भी, सर इफेक्ट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट को SIR इफेक्ट भी कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से इस इफेक्ट को पढ़ लेना। बेसिक स्ट्रेंथ जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये वापस आएगा, तो इस बात को ध्यान रहे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड है। ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, रेजोनेंस की वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे से देखी है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने क्या किया, ठीक है, ये सारे के सारे एक प्लेन में होंगे। ये सारे के सारे जो होंगे एक प्लेन में होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो होंगे वो एक प्लेन में होंगे। ध्यान से देखिएगा, ये इसके साथ, 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 ये इसके साथ बढ़िया वाला बेहतरीन तरीके से रेजोनेंस कर रहा होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, ये कार्बन भी रेजोनेंस में जा रहा है। ऐसे 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 जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा, अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जब ये कार्बन अपने प्लेन में था, तो ये इसके लोन पेयर जो थे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल भी जा रहा है और इसके लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं ऐसे, देखो ये तो यहाँ भी ये अपने अंदर भी रेजोनेंस कर रहा है और ये बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है वो अंदर अपने साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और अंदर बेंजीन के साथ भी कर रहा है। ये दोनों तरफ से रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिएगा, अब सुनिएगा ध्यान से, कहानी अब शुरू हुई है। ठीक है, कहानी अब शुरू हुई है, अब ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप में मान लो कि मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लगा दिया। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे एक बल्कि ग्रुप लगा दिया। क्या होगा, होगा ये कि इनके बीच में होगा रिपल्शन, इनके बीच में अब होगा रिपल्शन, इनके बीच में अब होगा रिपल्शन, इनके बीच में अब होगा रिपल्शन, कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में होगा रिपल्शन। जो मॉलिक्यूल, जो कार्बोक्सिलिक एसिड अभी प्लेन में था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड अभी प्लेन में था, वो रिपल्शन की वजह से अपने प्लेन से घूम जाएगा, वो रिपल्शन की वजह से अपने प्लेन से घूम जाएगा। मान के चलो कि कार्बोक्सिलिक एसिड अभी अपने प्लेन में ऐसा था, ये प्लेन मतलब मान के चलो बेंजीन है, बेंजीन के साथ प्लेन में ऐसा था, बल्कि ग्रुप लगाने से ये ऐसा हो जाएगा, बल्कि ग्रुप लगाने से ऐसा हो जाएगा, बल्कि ग्रुप लगाने से ऐसा हो जाएगा कि अभी ये तो अपने सिर्फ सारे के सारे क्या है, ये अपने प्लेन में है। जब आपने बल्कि ग्रुप लगा दिया तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम गया। ठीक है, ये क्या करा, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये पूरा का पूरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी जब आपने कोई ग्रुप नहीं लगाया था तो ये प्लेन में थे, सारे के सारे एक प्लेन के अंदर थे। ठीक है, पर बल्कि ग्रुप लगाने की वजह से इनके बीच में हो गया रिपल्शन, बल्कि ग्रुप लगाने की वजह से इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में हो गया रिपल्शन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड अभी प्लेन में था वो रिपल्शन के कारण प्लेन से घूम गया, परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या होगा इस केस में, ये अपना रेजोनेंस कर रहे होंगे, ये अपने परिवार में खुश होंगे और ये अपने परिवार में खुश होंगे। ठीक है, वो ये अपने परिवार में खुश है, ये अभी अपने परिवार में खुश है। अभी तक जॉइंट फैमिली बनी हुई थी, अब ये फैमिली टूट गई है, ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये अब अपने परिवार में खुश हो गए, ये तीन लोग अपने परिवार में खुश हो गए। अब ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है, अब ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जब ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के पास पहुंचेगा ही नहीं तो ये अपने आप ही स्टेबल हो गया, है ना। ये क्या कर रहा है, ये अभी अपने अंदर ही कॉन्जुगेशन कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि या तो ये दो तरफ से कॉन्जुगेशन कर रहे थे, है ना, एक तो ये अपने अंदर कर रहे थे इंटरनल कॉन्जुगेशन और एक बेंजीन के साथ कर रहे थे, है ना। तो या तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने मॉलिक्यूल के साथ कर रहा होगा या बेंजीन के साथ करेगा। अब क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज बिल्कुल फ्री हो गया, अब इसको कोई दुविधा नहीं है, अब इसको कोई परेशानी नहीं है। इसके पास अब ऑप्शन है कि भाई अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन रेजोनेंस करना है, मैं अब और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। ये नेगेटिव चार्ज अपने मॉलिक्यूल को अच्छा समय दे पाएगा, क्योंकि यहाँ इसको समय नहीं मिल पा रहा था। ये बेचारा परेशान हो गया था, कह रहा था कि भाई मुझे यहाँ भी रेजोनेंस करना है, मुझे रिंग के साथ भी रेजोनेंस करना है, मैं तो तंग आ गया हूँ, मेरे को दोनों तरफ से करना पड़ेगा। पर बल्कि ग्रुप लगाने की वजह से ये अपने प्लेन से घूम गया। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने ही अंदर रेजोनेंस कर रहा होगा और ये बेंजीन रिंग अपने अंदर कर रही होगी। इस वजह से ये यहाँ पे एसिडिक चार्ज इसकी बढ़ गई, क्योंकि ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए बोला जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई सा भी ग्रुप लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा भी ग्रुप लगा दो, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये नोट कर लो भाई, ये नोट कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड
के ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा नहीं है, ये ऑर्थो पैरा नहीं है, ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा दो, कोई भी ग्रुप लगा दो, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज नोट करना, ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ये वाला एटम आपका sp2 हो, ठीक है, ये तभी संभव हो पाएगा जब ये वाला एटम आपका sp2 हो, क्योंकि sp2 जब तक आपने बल्कि ग्रुप नहीं लगाया था, ये sp2 वाला कार्बन, ये sp2 वाला कार्बन अपने प्लेन में था, है ना, ये तभी संभव हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये वाला एटम sp2 का होगा, तभी वो प्लेनर से, तभी वो प्लेनर होगा और बल्कि ग्रुप लगाने की वजह से वो अपना प्लेनर से घूम जाएगा, ये बात ध्यान रहे। दूसरा, बल्कि ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, बल्कि ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, बल्कि ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, बल्कि ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, OH, ठीक है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, OH, और क्या क्या हो सकते हैं आपके, एक सेकेंड रुकिएगा, ये ले लो, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, ठीक है, इनके अलावा अगर आपको कुछ दिखाई दे, साइनाइड भी ले लो, इनके अलावा जितने भी ग्रुप आप लोगों को दिखाई देंगे वो सारे बल्कि ग्रुप होंगे। ये बल्कि ग्रुप नहीं है, ये बल्कि ग्रुप नहीं है, ये बल्कि ग्रुप नहीं है, ठीक है, इनके अलावा कोई भी ग्रुप मिल जाए वो बल्कि ग्रुप की कैटेगरी में काउंट होगा। वो क्या करेगा, वो इसको प्लेन से घुमा देगा। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों के बात समझ में आ गई? आप लोगों को बात समझ में आ गई कि ऑर्थो इफेक्ट क्या है? इसी को बोलते हैं SIR इफेक्ट। जब मैं बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा तो ये वापिस आएगा, तो बात प्लीज ध्यान रहे, प्लीज ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी तक क्या था कि ये बिल्कुल यहाँ पर अच्छा खासा रेजोनेंस चला था, एकदम कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी कर रहा होगा और इस रिंग के साथ भी कर रहा होगा। पर अब क्या हो रहा होगा, जब ये प्लेन से घूम गया तो नेगेटिव चार्ज अपने मोल के साथ लगा रहेगा और ये बेंजीन वाला अपने साथ लगा रहेगा, ठीक है, क्लियर है बात? तो ऑर्थो पोजीशन, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑर्थो पोजीशन में कुछ भी लगा दो, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा रहेगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, ठीक है। अब हम लोग थोड़े सवाल देखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग थोड़े सवाल देख लेते हैं। मिक्स सवाल होंगे, ठीक है, फ्री मतलब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर भी होंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी होंगे, ठीक है। और हाँ, जो भी आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर पढ़ा, जितना भी मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया, सेम टू सेम लगेगा फिनॉल के ऊपर भी। फिनॉल में भी सेम केस है, फिनॉल में भी सेम केस है। उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से घटेगी। पहले भी आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोचना था, इसमें भी आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोचना होगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था बाहर, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दिया ताकि वो आवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आगे अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सवाल देखते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ रह गया है, बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और आगे देखेंगे, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाया है उसके ऊपर हम लोग सवाल देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, आपको क्या करना है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है। COH, CH3, CH3, आपको क्या करना है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार, ठीक है। इसको मान लो P, इसको मान लो Q और इसको मान लो R, ठीक है। आपको PQR के बीच में बताना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है, फिर आपको SIR देखना है, फिर आप लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से खेल खेलना है, ठीक है। क्या यहाँ पर आप लोगों को ऑर्थो इफेक्ट दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों को यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट दिखाई दे रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में कोई भी ग्रुप आ जाए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो Q सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे आप लोगों को कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग से खेलते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है,
तो क्या मैं यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट लगाऊँ? नहीं, यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है, ये प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे काम करेगा? ये प्लस एम की तरह काम करेगा। ये प्लस एम क्यों हुआ? ये प्लस एम हुआ ड्यू टू प्लस एच। ये प्लस एम क्यों हुआ? ड्यू टू प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, प्लस एच इफेक्ट। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस एम लगाने से ज़्यादा कम होने वाली है या प्लस आई लगाने से ज़्यादा कम होने वाली है? कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस एम ग्रुप लगाने से ज़्यादा खराब होगी या प्लस आई लगाने से ज़्यादा खराब होगी? ऑफ कोर्स सी बात है, प्लस आई लगाने से कम खराब होगी, प्लस एम लगाने से ज़्यादा खराब होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो प्लस एम ग्रुप लगाने से ज़्यादा खराब हो जाएगी, है ना। अगर प्लस एम लगाने से अच्छा है कि आप प्लस आई लगाइए, प्लस एम लगाने से अच्छा है प्लस आई लगाइए, तो क्यू ज़्यादा होगा, फिर पी होगा, फिर होगा आर। ये है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का या फिर के ए का ऑर्डर। अगर कोई पूछे कि मुझे पी के ए का ऑर्डर बताओ, तो पी के ए का कैसे लिखोगे? इसका जस्ट उल्टा, आर पी एंड देन क्यू। क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई? और क्वेश्चन देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर भर भर के सवाल आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद भी ये लोग छोड़ते नहीं है। एडवांस में कई बार ऐसे सवाल आए हैं। पहले तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म करवा देंगे, फिर बोलेंगे कि पी क्यू आर ये है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बता दीजिए, इसकी पी के अकॉर्ड बता दीजिए। तो जीओसी एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी केमिस्ट्री में हर वक्त चलता रहता है, तो जीओसी से आप छुटकारा नहीं पा सकते। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, COH NO2 COH NO2। ठीक है, ये क्या है? इसको मान लो P, इसको मान लो Q, मान लो मेटा पोजिशन पे लगा है माइनस एम दिखाएगा, पैरा पे लगा हुआ है माइनस एम दिखाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एम की होती है, तो माइनस एम ज़्यादा अच्छी तरीके से इस अनायन को स्टेबलाइज कर पाएगा एज कम्पेयर टू माइनस आई। तो Q इज ग्रेटर देन P, Q इज ग्रेटर देन P। आपको कॉन्जुगेट, आपको ध्यान रहे, ये भले ही मैं एसिड के खेल में खेल रहा हूँ, पर आपको क्या करना था? आपको ये H+ हटाना था, इस अनायन को स्टेबल करना था। आपको क्या करना था? आपको इस अनायन को स्टेबल करना था। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे, क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रहे, क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे, आपको ऐसे बना के खेलना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी बिना H हटाए भी खेल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप बस प्लस एम माइनस आई देखिए। ठीक है, उससे आप लोगों को जवाब मिल जाएंगे। आगे और देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, आइए, चलिए आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है? ठीक है, ध्यान से देखिए, या आपको P मान लो या आपको Q मान लो, आपको इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है? ये कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस कर रहा है, ये लगातार रेजोनेंस कर रहा है, प्लस सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ये बढ़िया तरीके से रेजोनेंस कर रहा है। ये एक ही वक्त पर एक ही समय पर रेजोनेंस कर पाएगा, इसलिए P विल बी मोर स्टेबल देन Q। ठीक है, अगले पे आइए, मुझे सवाल देखना चाहिए बस। इस प्रकार के सवाल जेईई मेंस में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, OCH3 NO2 बहुत आते हैं इस प्रकार के सवाल, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन, मतलब आपको इसमें से ऑर्डर बताना है कि PQR में से आपको अच्छा ऑर्डर सेलेक्ट करना है जो इसकी स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये सारे के सारे ग्रुप जो है वो कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में पहला पोजीशन पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये कैसा इफेक्ट है? ये प्लस एम इफेक्ट है। ये कैसा इफेक्ट है? ये माइनस एम है। ये कैसा है? ये प्लस एम इफेक्ट है। और ये कैसा है? ये भी प्लस एम इफेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपको ये बात समझ में आई? अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा।
ध्यान से देखो, इसके पास लोन पेयर है और CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, है ना, बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है और साथ ही साथ ये जो मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये तो सबसे बेकार हो गया। ये क्या करेगा, ये तो गरीब को और भी गरीब कर देगा, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये क्या कर रहा है, ये भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है पर ये साथ ही साथ अपने मॉलिक्यूल के साथ भी लगा हुआ है ना। ये बेंजीन के साथ तो लगा हुआ है, ये अपने मॉलिक्यूल के साथ भी लगा हुआ है। और ये OH क्या कर रहा है, ये बेचारा सीधा सीधा मासूम है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इतना तो समझ में आ गया। ध्यान से देखना, P और S जो होंगे वो इन दोनों से तो बेहतर होने वाले हैं, है ना। अब P और S में कौन अच्छा होगा, यहाँ पे मिथाइल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और हाइड्रोजन इतने अच्छे से नहीं कर पाता, तो P विल बी मोर स्टेबल देन S, ठीक है। फिर R आएगा और सबसे लास्ट में आ जाएगा Q। क्या आपको ही समझ में आया? मैं बता रहा हूँ, जेईई मेंस में भर भर के सवाल आते हैं इसके ऊपर कि आपको स्टेबिलिटी बतानी है, इससे ज़्यादा जेईई मेंस ऊपर जाते ही नहीं है, ठीक है। नीट में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको कि कैसे करना है इन सवालों को अच्छे से? क्या हमें वो समझ में आ रहा है कि इन सवालों को अच्छे से कैसे करना है, ठीक है। आइए और देखते हैं, फिनॉल के ऊपर देखते हैं, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर देखते हैं, ठीक है। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर देखते हैं। OH NO2 OH NO2, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ। इसको जरा स्टार मार्क करिएगा, ठीक है। इसको जरा थोड़ा स्टार मार्क करिएगा, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, आप क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ H+ रिलीज होने से पहले ही यहाँ पर H+ आयन रिलीज होने से पहले ही ये अपने साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा। मैं कॉन्जुगेट बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसिड की बात कर रहा हूँ। मैं कॉन्जुगेट बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्जुगेट एसिड की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने ये H+ निकालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, नहीं। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। ये फिनॉल जो है, ये H जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। ये H+ निकला नहीं है, ये H+ निकला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, यानी कि ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो टूटना पसंद नहीं करेगा, वो आसानी से अपना H+ नहीं छोड़ेगा, वो आसानी से अपना H+ नहीं छोड़ेगा। कारण क्या है? कारण है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जब अपना H+ छोड़ेगा ही नहीं तो इसका कॉन्जुगेट बेस ही नहीं बन पाएगा। तो हम उस कॉन्जुगेट बेस को हम लोग तैयार कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि इस एसिड को तोड़ना मुश्किल होगा, है ना। अरे भाई, ये पहले से ही अपने साथ जुड़ा हुआ है, ये पहले से ही टूटना चाह रहा, हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकाल पाएंगे? ऐसे बताइए आप, ठीक है। आप एसिडिक स्ट्रेंथ में करते क्या थे? कॉन्जुगेट बेस बनाते थे, उसी कॉन्जुगेट बेस को आप स्टेबल करते थे, यही करते थे ना, तभी तो आपकी Ka की वैल्यू बढ़ती थी। तो ये क्या करेगा, ये इसको तोड़ने ही नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ इसके लिए एक श्राप की तरह काम करेगा। तो हमेशा ध्यान रहे कि अगर कॉन्जुगेट बेस H+ शो कर रहा है, अगर कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो भैया एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन अगर कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, अगर कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, ये NO2 -M दिखाएगा, यहाँ पे -I दिखाएगा, ये यहाँ पर -M दिखाएगा। सर यहाँ ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ये टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं। ये इसको तोड़ने में इसको ये टूटेगा तो जरूर, ये टूटेगा तो जरूर, पर इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। इसलिए पैरा पोजीशन, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसको अगर मैं P बोल दूँ, इसको मैं Q बोल दूँ, इसको मैं R बोल दूँ, तो R सबसे ज़्यादा होगा, फिर P होगा और फिर होगा Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज़ ध्यान रहे, प्लीज़ ये बात ध्यान रहे कि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाती है, ठीक है। या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इज दैट क्लियर? क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो अब मैं पूरा कंसेप्ट रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मेसोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या होती है। तो जो भी आपके
इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन की इंटरमीडिएट, अगर आपको कार्बोकैटायन आपको स्टेबल करना है तो आप प्लस एम के ग्रुप से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जाएंगे। कार्बन आयन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से भी स्टेबल हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से भी स्टेबल हो सकता है, पर बेस्ट रहेगा कि आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाइए। ठीक है, फिर हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ देखी कार्बोक्सिलिक एसिड की और फिनॉल की। हम लोगों ने देखा कि हमें कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करना है, हमें बनने वाले अनायन को स्टेबल करना है, जो कि पहला हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इस कॉन्जुगेट बेस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा उतने ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फिर हम उन लोगों ने देखा ऑर्थो इफेक्ट, जिसको SIR इफेक्ट भी कहते हैं, कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने प्लेन से घूम जाएगा और वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा बेंजीन के साथ। ठीक है, कार्बोक्सिलेट अनायन जो होगा वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा अपने बेंजीन के साथ। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिर हम लोग आए, फिर हम लोगों ने सवाल देखे, फिर हम लोगों ने क्या करा, सवाल देखे। ठीक है, तो अगर आपको आज के टॉपिक में कुछ भी दिक्कत रही हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको अगली वीडियो में टेक ओवर कर लूँगा, मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा दूँगा। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जाएंगे और आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई फीडबैक अगर आप मुझे देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।